नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, हम कुछ समय पहले अभी आज के दिन ही हमने सीटीपी की जो पेडागोजी की क्लास डाली थी, उसका नेक्स्ट पार्ट ये है दोस्तों। 5 नंबर की वो पेडागोजी की क्लास थी। उसमें वीडियो लंबी हो जाने के कारण हमने वीडियो कट करके अपलोड की और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम कुछ घंटे बाद या नेक्स्ट डे पे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। ये इसकी अगली वीडियो है, वीडियो नंबर 5 है पेडागोजी की। यह दोस्तों अंतिम वीडियो होगी, या तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें सारा का सारा पेडागोजी सीडीपी जो है कंप्लीट कवर कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम जैसा कि पढ़ने जा रहे थे, क्या पढ़ने जा रहे थे? हम लोग पढ़ने जा रहे थे समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशन का मतलब ही दोस्तों होता है कि सभी का मतलब प्रवेश, सभी प्रकार के बच्चे। समावेशी शिक्षा का मतलब ऐसा है, समावेशी स्कूल का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें सभी प्रकार के बच्चे का दाखिला हो, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे प्रवेश लें, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे हों, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हों, ठीक है, चाहे वो विकलांग, जो भी कोई भी अक्षमता वाले बालक हों, यानी सभी प्रकार के बच्चों का एडमिशन हो, एक ही स्कूल में पढ़ें, एक ही कक्षा में सभी प्रकार के, चाहे बाधित बच्चे हों, ठीक है, चाहे गिफ्टेड प्रतिभाशाली बच्चे हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस तरीके के बच्चे हों, सारे एक ही कक्षा में पढ़ें, उसको क्या कहते हैं? समावेशन, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है। एजुकेशन फॉर ऑल एंड स्कूल फॉर ऑल। इसका क्या सिद्धांत था? इसका सिद्धांत यह है कि एजुकेशन फॉर ऑल मतलब सभी के लिए शिक्षा है और सभी के लिए समान स्कूल में प्रवेश है, सभी का समान स्कूलों में अधिकार है जाने का। ठीक है, सभी बच्चे एक समान नहीं होते। क्या यहाँ पे कहा है? सभी बच्चे एक समान नहीं होते, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। भाई सभी प्रकार के बच्चे एक समान नहीं होते, कोई मानसिक डिसेबल्ड भी हो सकता है, तो कोई गिफ्टेड भी हो सकता है, कोई विकलांग भी हो सकता है, कोई फिजिकली डिसऑर्डर्स हो सकते हैं किसी में। तो सभी प्रकार के बच्चे अलग अलग होंगे। अगर अलग अलग बच्चों को अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ाएंगे तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो और आगे तक जाएंगे, और जो पिछड़े बालक हैं वो और नीचे तक स्तर में चले जाएंगे, वो उनको और अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या कहती है? समावेशी शिक्षा यही बताती है कि हमको सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक कक्षा के अंदर पढ़ाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है, समावेशन मतलब सभी प्रकार के बच्चों का, सभी प्रकार के लोगों का इसमें आवेश निहित हो, सभी प्रकार के बच्चे इसमें प्रवेश ले सकें। ठीक है, फिर सभी के समान अवसर प्राप्त हों, सभी को समान अवसर प्राप्त हों, जो भी स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से, या भी जो भी शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें, सामग्रियाँ, टीचर जो भी सुविधाएं देते हैं, वो सभी सभी को समान प्रकार से सभी को प्रदान की जाएँ। ये नहीं कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम अमीर के बच्चे हो, तुम विकलांग बच्चे हो, तुम प्रतिभाशाली बच्चे हो, तो इन सभी में कैटेगराइज़ नहीं करना चाहिए। तुम लड़की हो, लड़के हो, मतलब जेंडर बायसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, लिंग रूढ़वादिता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक, और फिर लड़का लड़की का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जैसा बताया गया, लड़का लड़की का भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कितना? 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों यदि कोई बालक डिसेबल्ड है, ठीक, तो उसको 6 से 18 साल तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कराई जाएगी। यदि कोई बालक डिसेबल्ड है, ठीक, तो उसको 6 से 18 साल तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान कराई जाएगी। और यदि डिसेबल्ड नहीं है, यदि डिसेबल्ड नहीं है, यदि डिसेबल्ड बच्चा नहीं है, फिर भी उसको 6 से 14 साल की शिक्षा मुफ्त में पढ़ाई जाएगी, मुफ्त में शिक्षा उसको दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दोस्तों जो भी शिक्षा हम देते हैं, जो भी शिक्षक शिक्षार्थियों को शिक्षा देते हैं, वो कैसे बाल केंद्रित होनी। बाल केंद्रित का मतलब है दोस्तों है कि बालक को सेंटर में रख करके, बालक को सेंटर में रख करके सारी शिक्षा देनी चाहिए। उसका वातावरण, करिकुलम, सारी चीज़ें उसको सेंटर में, बालक को सेंटर में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। इसको केंद्र में किसको रखेंगे? बालक को, यानी बच्चे को केंद्र में रखेंगे और उसके बाद में उसको शिक्षा देंगे। ठीक, बच्चा चाहे उसका करिकुलम हो, चाहे उसका परिवेश हो, चाहे उसकी पाठ्य पुस्तक हो, ठीक है, चाहे जो भी चीज़ शिक्षक हो, ठीक है, और जो भी हो, वो सभी बच्चे को केंद्र में रखकर देनी चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने
जो शिक्षक की जो विधियाँ ट्राइपोलर बायोपोलर थी एक एक में, तो जॉन डीवी ने कौन सी दी थी? द्विध्रुवीय शिक्षा प्रणाली दी थी हमारे हिसाब से। शायद देख लेना पीछे वीडियो में, कन्फ्यूज है इसमें थोड़ा, कन्फर्म नहीं है मेरे हिसाब से। जॉन डीवी ने द्विध्रुवीय शिक्षा दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के नीड्स के अनुसार एक्टिविटीज़ प्लान किए जाते हैं। एक्टिविटी बच्चे को जो आवश्यकता होती है उस प्रकार की एक्टिविटी को प्रयोग में लाया जाता है। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। ऐसा तो भाई जो ऐसा हमारे नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चे में जन्मजात इनर कैपेसिटी के साथ बच्चा पैदा हुआ है, जन्मजात सीखने की, एक्वायर करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ, जिसके अंदर वो लेड एक्विजिशन डिवाइड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। एलएडी की बात जो है हमारे नॉम चॉम्स्की कहते हैं, नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चा जो है इनेट कैपेसिटी के साथ पैदा हुआ है। बच्चा जो है लैंग्वेज अर्न करने की या एक्वायर करने की, लर्न करने की या एक्वायर करने की इनेट कैपेसिटी के साथ पैदा हुआ है, यानी इनेट कैपेसिटी के साथ पैदा हुआ है। ये भी बताते हैं कि बच्चा जन्मजात क्षमता के साथ पैदा हुआ है। और यहाँ पे जॉन लॉक इसका समर्थक ये भी कहते हैं कि बच्चा जो है सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं, यानी बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है किसी चीज़ को सीखने की। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजूभाई बधेका को आप जानते हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं। गीजूभाई बधेका गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी है, ईवीएस में भी दोस्तों यहाँ को दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए थे। ठीक, प्रगतिशील विद्यालय जो हैं वो 1896 में खोले गए थे। अब देख लेते हैं आगे दोस्तों। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल व चिंतन करे। प्रगतिशील विद्यालय में क्या बताया गया था कि बच्चा समाधानकर्ता बने, जो समस्याएं आती हैं उसको खुद व स्वयं करने के प्रयास करे, अपने समूह में उसके बारे में वार्तालाप करे, समूह से हेल्प ले या अपने आप उसका खुद समाधान करे। बच्चे चिंतन करें, उसके बारे में सोचे, समस्याएं तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं अमूर्त सोच सकें। ठीक है, इसीलिए मूर्त से अमूर्त के लिए शिक्षा दी जाती है, उच्च से निम्न से उच्च की तरफ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से सिखाया जाता है प्रगतिशील विद्यालय में। फिर बच्चा क्या कहते हैं, बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखे कि हमको ये प्रेजेंट लाइफ में कैसे प्रयोग करना है, आगे चल के हमारा इसका क्या प्रयोग हो सकता है, हम अपने जीवन में जो कुछ सीख रहे हैं उसको उतार पा रहे हैं या नहीं। हमको अपने जीवन में वो सभी चीज़ें जो स्कूल में हमको सिखाई जाती हैं, जो भी उसके लिए करिकुलम बना है हमारे लिए, जो भी हम उससे पढ़ते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हो, हमारे रियल लाइफ में भी प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, प्रयोग होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर क्या है, मातृभाषा का उपयोग उचित समझाएंगे। मतलब ये एनसीईआरटी भी कहता है कि कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग पे बढ़ावा देना, ये नहीं कहना है हताश नहीं करेंगे मातृभाषा को। जो भी बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ आया है उसको यह हम नहीं कहेंगे कि यह गलत है, जबकि कक्षा में क्या है मातृभाषा को बढ़ावा देना है, हताश नहीं करना है उसको। क्योंकि बच्चे कोरे कागज नहीं होते, कुछ ना कुछ वो घर से लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि बच्चे स्कूल क्या लेकर आते हैं, बस्ता, पेन, कागज या कुछ मातृभाषा, अपने से सीखी हुई, परिवेश से सीखी हुई भाषा। तो वहाँ पे टिक लगाएंगे हम आप कि मातृभाषा सीख कर बच्चे आते हैं, कुछ ना कुछ कोरा कागज नहीं होते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ जरूर सीख कर आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की वगैरह कहते हैं उनके अंदर लेट एक्विजिशन डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और जन्मजात सीखने की क्षमता होती है, जैसा उनका परिवेश होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं जैसे बच्चे का परिवेश होगा वैसा वह बच्चा या बालक सीख जाएगा। तो यहाँ से बच्चे क्या होता है, कोरे कागज नहीं होते, कुछ ना कुछ सीख कर ही अवश्य आते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक को भगवान मानना गलत है। ये नहीं कि सब कुछ पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र साधन का प्रयोग नहीं है। पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक दोस्तों जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है एक साधन होती है, शिक्षा का एक साधन होती है। ठीक है, एक साधन होती है, इसको हम सही मानेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि एकमात्र साधन है तो ये गलत कहना है। एकमात्र साधन नहीं है, बहुत सारे और साधन हैं। ये हमारा बस ये है कि शिक्षा के साधनों में से एक साधन है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या है, संपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम ठीक वो भगवान नहीं माना जाना चाहिए। यह एकमात्र साधन का प्रकार है, यह एक मात्र साधन का प्रयाग है। यानी यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ने की बात करिए, ये नहीं है कि यह एकमात्र साधन है, यह एकमात्र साधन का प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, साधन का एक प्रकार है, मतलब साधन शिक्षा के साधन जो हैं बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यह एक प्रकार यह भी है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा। जो प्रगतिशील शिक्षा है, स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के मानववैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है प्रगतिशील शिक्षा में। लर्निंग ए सोशल एक्टिविटी एंड डोमेस्टिक प्रोसेस। अधिगम एक सामाजिक एवं सक्रिय व लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक, आगे दोस्तों देख लेते हैं। प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक, अधिगम एक सामाजिक एवं सामाजिक सक्रिय लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर्स एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और गलतियों को अगर उनकी इग्नोर मार दिया जाएगा, गलतियों पे उनको डांट दिया जाएगा, तो वो सीखेंगे कैसे? वो दोबारा बच्चे सीख करके ही सीखते हैं। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। इनको हमको बढ़ावा देना होता है। बच्चा अगर गलती करता है तो उसको हताश नहीं करना चाहिए। वो गलती करता है तो उसको हाँ समझाना चाहिए कि बेटा इस तरीके से। वो गलती करके ही सीखता है। बार बार अगर हमसे कोई क्वेश्चन हल करते हैं, अगर एक बार में नहीं हल होता, दो बार में नहीं हल होता है, तो क्वेश्चन तीन चार बार हल करने के बाद हमको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हम सभी को याद हो जाता है कि अच्छा इस तरीके से हल किया जाएगा। ये वो दोबारा कहीं भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसका स्टेप बाय स्टेप हम हल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन देखते ही लग जाएगा वो क्वेश्चन भूल जाते हैं हम। जिस पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा याद रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे गलती कर कर सीखते हैं। ठीक है, अगर वो गलती किया बालक तो दोबारा अगर उसको समझाएंगे, उस अच्छे से करने की कोशिश करेगा तो वो समझ जाएगा कि इस तरीके से करने से गलत होता है और इस तरीके से करने से सही होता है। वो सही गलत का भी उसमें अभ्यास बढ़ जाएगा। ठीक है, और किसी चीज़ को करने में और उसकी कौशल बढ़ेगा उसका। ठीक है, फिर आगे दोस्तों देख लेते हैं। प्रक्रिया होनी चाहिए। एरर से बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है। हाँ, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि एरर से गलती करा तो बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है कि किस तरीके से बच्चा सोचता है, कैसी उसकी समझ है और गलती कहाँ पर कर रहा है। गैप्स का भी पता लगाया जा सकता है। इसका क्या कहते हैं, अवलोकन भी, इसका असेसमेंट भी कर सकते हैं। बाद में इन सभी चीज़ों को निकाल करके इसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहीं पे लिखा है कई बार कुछ कुछ भ्रांतियाँ बना लेते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कौन भ्रांतियाँ बना लेता है? बच्चे कई बार कुछ भ्रांतियाँ बना लेते हैं जिन्हें गलत संप्रदाय न कहकर अल्टरनेटिव नेटिव कंसेप्शंस कहा जाता है। ठीक है, और क्लासरूम डिस्कशन से इन्हें ठीक किया जा सकता है। बच्चे जब क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं, या तो शिक्षक बच्चा डिस्कशन करेगा या बच्चे को ग्रुप में उसके ग्रुप में डिस्कशन करवा दो और उन समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ लेगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहती है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, याद रखना, ये यहाँ पे कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एनसीएफ 2020 वन ऑफ द फोर एनसीएफ पब्लिश्ड इन 1975 1988। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब है जो एनसीएफ की रिपोर्ट पहले सबसे पहले कब आई थी, 1975 में। दूसरी रिपोर्ट कब आई? दूसरी रिपोर्ट 1988 में आई। तीसरी रिपोर्ट 2000 में आई। और जो लास्ट रिपोर्ट आई वो 2005 में आई। इसीलिए इसको एनसीएफ 2005 का नाम दिया गया। एनसीईआरटी इन इंडिया, एनसीईआरटी बेस्ड आई थी। और एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो, सिस्टम जो है बालक के बना है, बालक के लिए बना है, बालक सिस्टम के लिए नहीं बना है। सिस्टम जो है वो बालक के लिए बना है, तो सिस्टम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, बालक में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अब क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से किया गया है। दोस्तों पहले हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें भाषाएं कितनी थी ये बताइए कोई लोग, कमेंट में बताना। हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची उसमें सबसे पहले भाषाएं कितनी थी, कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, और टोटल अब तो 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, एनसीएफ 2005 में जो आई उसके जो प्रोफेसर थे उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्रोफेसर यशपाल जो थे वो एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी, उनकी अध्यक्षता में ही यह आई थी। ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये दोस्तों हम पीछे वीडियो में भी जो हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी करवा चुके हैं उसमें एनसीएफ की बात आई, तो वहाँ पर भी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम केवल ओवरव्यू इसका लेंगे और केवल पढ़ते हुए निकलेंगे। ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। केवल बच्चे को वही नहीं सिखाना चाहिए कि स्कूल की बातें बस स्कूल तक ही रखो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को ऐसा ज्ञान देना चाहिए, इस तरीके से बताना चाहिए ताकि वह बच्चा स्कूल की शिक्षा को बाहरी दुनिया से भी जोड़ सके, बाहरी दुनिया में भी उसका प्रयोग कर सके। ठीक है,
पढ़ाई को जो है रटंत वित्त प्रणाली से बिल्कुल मुक्त कर दिया। ये नहीं बच्चे को बस दे दिए 4 पैराग्राफ कि बच्चों जाओ जाके रटो रटो और जाके इनको पढ़ के सुनाओ, रट के सुनाओ, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे पे प्रेशर नहीं लाना होता है। और रटंत विद्या को तो बिल्कुल, बिल्कुल नकारते हैं। अगर रटंत प्रणाली कहीं पर भी अगर सीटेट में क्वेश्चन आता है तो सीधे आप वहाँ पर नेगेटिव, गलत, उसको तुरंत इग्नोर मार देंगे, ठीक है? क्योंकि रटंत प्रणाली को एनसीएफ या कोई भी एनसीएफ एनईपी कोई भी इसको प्रमोट नहीं करता है, सभी इसको हताश करते हैं, सभी इसको नकारते हैं रटने की विद्या को। और क्या दूसरा क्या है? पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, क्या कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, ठीक है? नोट इसके बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट आई थी, उस पर क्या कहता? ये नहीं कि बच्चे का बस्ता जो है वो बच्चे के वजन से ज़्यादा हो जाए, ठीक? ऐसा नहीं, पहले क्या हुआ करता था कि बच्चे का कोर सिलेबस इतना दे दिया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी, इतनी ज़्यादा किताबें दे दी जाती थी कि बच्चा उनको ढोते ढोते उनको ही ढोके थक जाया करता था कि कब पढ़ाई करे और कब अपना होमवर्क करे और कब सीखे। तो इसमें बाद में क्या रिपोर्ट 1993 में रिपोर्ट आई, उसमें जो क्या कहा गया था? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा देना चाहिए, अधिगम देनी चाहिए, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी 5 विधियाँ हैं? करके सीखना, बच्चे करके सीखते हैं भाई। अगर इसीलिए कहते हैं कि फील्ड टूर पर बच्चों को ले जाना चाहिए और प्रैक्टिकल बच्चों से करवाना चाहिए। जैसे किसी चीज़ का प्रैक्टिकली करेंगे तो बच्चे करके जल्दी से सीखते हैं, उनको लंबे समय तक स्थिर वो बुद्धि हो जाती है, स्थिर सीख लेते हैं कि हाँ, उनका सीखा गया जो भी ज्ञान होता है वो स्थिर हो जाता है, वो लंबे समय तक उसको लर्न कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। तो करके सीखने से बच्चे और जल्दी भी सीखते हैं, ठीक? करके सीखना और निरीक्षण भी जिससे करना कि बच्चे किसी चीज़ का निरीक्षण कर करके सीखते हैं, उससे भी जल्दी सीखते हैं। तीसरा क्या है? परीक्षण भी, टेस्ट मेथड। टेस्ट भाई शिक्षक भी टेस्ट ले सकता है, ग्रुप भी टेस्ट ले सकता है, और जो स्टूडेंट है वो अपने आप भी अपना टेस्ट लेकर के उसका मूल्यांकन अवलोकन कर सकता है कि अच्छा मेरे में ये गलती हुई है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, अपनी कॉपी खुद जांचते हैं कि अच्छा यार मैंने इस चीज़ को लिखा है, चलो इसमें देखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो उसमें गलतियाँ जो आती हैं, एरर्स आती हैं, उसको फाइंड आउट करके उसको सही कर देते हैं। इस तरीके से बच्चे को भी उसको कहेंगे कि अपनी गलतियाँ करके, जैसे गलती अगर उसने की है तो खुद भी टेस्ट कर सकता है वो। फिर ग्रुप लर्निंग, ग्रुप में लर्निंग करवाएंगे तो भी गलतियाँ जितनी भी होंगी उनका समाधान, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, गलतियाँ पकड़ में आएंगी, वो दोबारा सुधार लेगा, ठीक है? मिक्स्ड मेथड में क्या होता है? इसमें शिक्षक भी ले सकता है टेस्ट, स्वयं भी ले सकते हैं टेस्ट बच्चे अपना, और ग्रुप में भी टेस्ट हो सकता है, और मिक्स प्रकार की जो टेक्निक होती है उसमें उसका प्रयोग करके किया जा सकता है टेस्ट वगैरह, ठीक? अब एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है, ठीक? बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए, ठीक? फैसिलिटेटर होनी चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ वही हो, वो सुविधादाता की तरह होने चाहिए, और बच्चा जैसा भी करना चाहता है उसको उस तरीके से थोड़ा बहुत करना देना चाहिए, ये नहीं उसको बस सुधारने का। जैसे बच्चा कुछ गलत करने जा रहा है तो उसको सुधारने का काम है शिक्षक को, ना कि उसको कुछ और बताने का, ठीक है? ना ही उस रास्ते पे ज़्यादा और भड़काने का, उसको सुधारने का काम है केवल। फैसिलिटेटर है, ठीक? सुविधादाता है शिक्षक, ठीक? ये एनसीएफ भी कहता है कि शिक्षक जो है एक सुविधादाता है बच्चे के लिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, ठीक? मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, ठीक? लर्निंग बाय डूइंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी दोस्तों देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, 2020 में आई, 21 में लागू हुई, ठीक? 2020 में आई, 21 में लागू हुई। ये किसने दिया था? ये दिया था, याद रखना, डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019 में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 19 में आई थी, और ये 20 में लागू हुई थी। MHRD रिनेम्ड एट एजुकेशन मिनिस्ट्री। MHRD जैसे मैंने पीछे पे बताया था दोस्तों, क्या होता है इसका फुल फॉर्म जो भी, ठीक? MHRD रिनेम्ड एट एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक? यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। इसके अनुसार शिक्षा का फॉर्मेट क्या होता था? पहले क्या होता था, इस तरीके से कुछ हुआ करता था कि 2-5-5 करके था, याद नहीं है कि क्लियर, लेकिन अब दोस्तों इसको करेक्ट करके क्या कर दिया गया है, 5-3-3-4 कर दिया गया है। न्यू फॉर्मेट है, टीचर एजुकेशन का न्यू फॉर्मेट है। लैंग्वेज जो होती हैं, पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 21 भाषाएं हो गई, और ये इंक्लूसिव जो समावेशन होता है, सभी प्रकार के बालकों का समावेशन होता है, और सभी प्रकार के जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं वो बच्चे पे डिपेंड होकर, मतलब बच्चे को केंद्र में रखकर सारे समावेशन किया जाए सभी पाठ्यक्रम का। और इसमें क्या होता है, 5 से
कक्षा 5 जिसको बोलते हैं 3 से 8 साल के बच्चे के फंडामेंटल मूलभूत चरण होते हैं। इसमें केवल 3 साल तक के बच्चे को 3 साल बच्चे को केवल उसी में फंडामेंटल्स सिखाने हैं, मातृभाषा का प्रयोग और सभी चीज़ें इस तरीके की सिखानी है। उसको हाइपर कोर्स नहीं करवाने हैं शुरू में। ऐसा नहीं है कि बच्चा एडमिशन लेते ही उस पर बाहर ला दिया जाए, ठीक है। फिर 5-3-3 का मतलब क्या है, 8 से 11 साल का बच्चा होगा तो प्रिपरेटरी मतलब प्रारंभिक चरण इसको बोलेंगे, इसका प्रारंभिक चरण होगा, ठीक। फिर तीसरे में क्या होगा, 11 से 14 साल का जब बालक होगा तो इसको मध्य चरण कहेंगे कि मिडिल एज है अब, ठीक। और 4 से 14 से 18 साल चौथे में क्या कहेंगे, 14 से 18 साल के बच्चे को सेकेंडरी माध्यमिक चरण कहेंगे। आरटीई एक्ट 2009। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, ठीक। इसको क्या दे इसमें दोस्तों पढ़ लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में तैयार हुआ, परंतु 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। दोस्तों यहाँ पे कट गया है, 2010 को लागू हुआ था, ठीक। 2010 में लागू हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ अपवाद। ये जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं था, ये केवल इंडिया के लिए था। ये जम्मू और कश्मीर थोड़ा उधर लगता था तब धारा 370 वगैरह कुछ थी चालू थी, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ था। लेकिन आप इतना याद रखना कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, परंतु 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसमें क्या था, संविधान का 86वां संविधान 2002 में आर्टिकल 20A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाइए। दोस्तों अभी हम एनसीएफ 2005 में भी पढ़े थे, तो क्या था वहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चे को वहाँ भी निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए थी, इस पर हमेशा बढ़ा हुआ। और 6 से 14 साल के बच्चे को, 6 से 18 साल के बच्चे को इसमें ये दोस्तों दिया गया है कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष की होना चाहिए। 6 से जो 18 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, और जो डिसेबल्ड बच्चे नहीं हैं उनको 6 से 12 वर्ष 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। ये प्रावधान है, इनका संवैधानिक अधिकार है बालकों को, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं फिर एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा। मतलब अगर 8 साल का बच्चा कोई जा रहा है तो कक्षा 3 से एडमिशन ले लेगा और उसी के अनुसार उसको क्लासें दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कक्षा 1 में कक्षा अगर वो 8-9-10 का बालक है, 8-9-10 साल का बालक है, उसके बाद में भी वो अगर कक्षा में प्रवेश लेता है तो कक्षा LKG KG इस तरीके से एडमिशन नहीं करवाएंगे। और आरटीई के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं थे। क्या निर्देश थे आरटीई के, बच्चे को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं, पीटना नहीं है, बच्चों को डांटना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह देना है जिससे बच्चे के मानसिक पर, जिसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़े और मानसिक डिसेबल्ड हो जाए या गंभीर तनाव की अवस्था प्राप्त कर ले। ऐसा कुछ नहीं कहना है बच्चे, और ऐसा बच्चे को पनिशमेंट भी नहीं देना है जिससे उसका फिजिकली डिसऑर्डर्स आए, मतलब उसके शरीर पर कोई चोट नहीं होनी चाहिए। मारना पीटना मतलब डंडी जो भी है, ये जो भी है नहीं दिखाना चाहिए, उसको नहीं मारना है। ये आरटीई के अंतर्गत है कि बच्चे को किसी तरीके से फर्स्ट एड नहीं किया जाएगा। फिर उम्र के अनुसार जो भी है, उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं, कोई फीस नहीं। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन के नियम के विरुद्ध है। गवर्नमेंट टीचर कोई भी है वो प्राइवेट ट्यूशन टीच नहीं कर सकता, प्राइवेट कोचिंग नहीं पढ़ा सकता है, ठीक। ये भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है, और प्रावधान है इसमें। और इसमें क्या है, जो बच्चा जो बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेगा उसके कोई ना तो टेस्ट होगा और ना ही उसकी कोई फीस होगी, ठीक है। इसमें आगे देख लेते हैं, बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। प्राइवेट स्कूल में BPL EVS छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट देनी चाहिए यदि है तो, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, शिक्षकों का वर्ग क्या होना चाहिए, 30 शिक्षकों पर एक बच्चा शिक्षक होना आवश्यक है। 30 जैसे बालक हैं अगर तो उस पर एक शिक्षक अवश्य होना चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए, मतलब PRT के लिए जो प्राथमिक स्तर में होता है उसमें 30 अगर बालक हैं तो उस पर एक शिक्षक अवश्य होना चाहिए। फिर प्राथमिक स्कूल के बच्चे घर से 1 किलोमीटर के दायरे में व उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर दूरी पर होनी चाहिए। बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल होने चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्कूल जो होते हैं, ठीक, जूनियर जिनको जूनियर हाई स्कूल हम बोलते हैं, वो 3 किलोमीटर की दूरी पर, अधिकतम 3 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए, ठीक। कक्षा 1 से 5 में 1 वर्ष से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चाहिए। मतलब 1 से जो कक्षा 5 तक का विद्यालय होता है, 1 साल में कम से कम 200 दिन तो स्कूल खुलना ही चाहिए, ठीक। इस तरीके का प्रावधान है NEP में। फिर कक्षा 6 से 8 में 1 वर्ष में कम से कम 220 वर्किंग डे होने चाहिए, खुलना चाहिए स्कूल। 5 से 6 में जो कक्षा 5 तक का स्कूल है उसमें कितना होना चाहिए, 200 वर्किंग डे स्कूल खुलना चाहिए 1 साल में। और 6 से 8 तक के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं इसमें कितना होना चाहिए, इसमें 1 साल में 220 दिन स्कूल खुलना चाहिए वर्किंग डे पर, ठीक। और फर्स्ट से 5 तक के टीचर को क्या कहते हैं, PRT का टीचर कहते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ टीचर PRT, 6 to 8 टीचर TGT टीचर, और 11 to 12 टीचर लेक्चरार बोलते हैं, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। इसके
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमारी CDP आगे भी रह जाएगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 1st to 5th प्राइमरी स्कूल, 1st से 5वीं तक की प्राइमरी स्कूल क्या होना चाहिए, 30 बच्चों पे एक शिक्षक। ठीक, पीपल टीचर रेशियो होना चाहिए 3:1 के अनुपात में होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का नियम है। और फिर इसमें क्या कहा है, 6 से 8 तक के एलिमेंट्री स्कूल में 351 पीपल टीचर पर एवर रेशियो होना चाहिए। 351 मतलब समझते हो, इसका ये फार्मूला 351 मतलब 35 बच्चों पर एक टीचर, 35 बच्चों पर एक टीचर। 9th से 10th तक के सेकेंडरी स्कूल में, ठीक, सेकेंडरी स्कूल इसको बोला जाता है। 11 से 12 तक के जो सीनियर, 11 से 12 तक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक में इनको क्या बोलते हैं, 11 से 12 तक के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं इनको, 11 से 5 तक की क्लासों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। और कक्षा 1 से 5 तक में एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। कितनी, 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। कौन से क्लास में, 1 से लगाकर कक्षा 5 तक के जितने स्कूल हैं उसमें। ठीक, 800 घंटे तक पढ़ाई होनी चाहिए एक साल में। कक्षा 6 से 8 तक में एक वर्ष में कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना होता है। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। ठीक, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर समय भी है, मतलब उसमें वो शिक्षण भी दे सकता है और उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको भी करना रहता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, शिक्षण के साथ साथ और भी वर्क इसको करना रहता है। फिर इसमें क्या है, सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, जो भी कार्य समय यहाँ पे पीछे से नीचे उतर आया दोस्तों, ये सामग्री का समय भी सम्मिलित है। इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी हॉर्स एबव आवर, मतलब एबव 150 चिल्ड्रन 5 टीचर 1 हेड टीचर, मतलब वैसे तो 30 बच्चों पे एक टीचर। ठीक, यहाँ पे समझ लीजिए, वैसे तो क्या है, 30 बच्चों पे एक टीचर, लेकिन यदि बच्चे 150 आ जाएँ, यदि 150 बच्चे हैं तो वहाँ पे टीचर कितने हुए, 5 टीचर हुए और एक प्रिंसिपल होगा, एक प्रिंसिपल होगा। ठीक, इस तरीके से होगा इसका रेशियो, 5 टीचर होंगे और एक हेड मास्टर होगा। भाई टीचर को भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने NCF NCERT ये सब, NCF वगैरह ये सब देख लिया, NAP वगैरह देख लिया, NCF 2005 भी देख लिया, समावेशी शिक्षा भी देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और सीटेट जैसे एग्जाम में आपके लिए बस इसी में से क्वेश्चन घुमा घुमा के फंसेंगे आके, ये पूछ देगा कि ये बताइए प्राइमरी टीचर में बच्चों का और टीचर का रेशियो क्या होता है, कितने बच्चों पे कितने टीचर होते हैं, और हेड मास्टर कब लगाया जाएगा, कितने बच्चों पे हेड मास्टर लगाएगा, वर्किंग डेज क्या होते हैं, कि PRT में ये बताइए जो प्राइमरी 1 से 5 तक के स्कूल में इसमें वर्किंग डेज क्या होता है। तो आप लोगों को इन सभी के क्वेश्चन इस तरीके के अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि CDP की जो छठी ये क्लास हम बना रहे हैं, ये दोस्तों फुल कंप्लीट क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। CDP की हमने 6 वीडियो में सारी की सारी कंप्लीट कर ली हैं। हालांकि दोस्तों लेट होते रहे हैं हम, कभी कभी लेट इसलिए होते हैं दोस्तों, मटेरियल कंटेंट ढूंढना भी पड़ता है। ठीक है, और भी वर्क होते हैं और मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पर अकेला ही वर्क कर रहा हूँ, तो दोस्तों थोड़ा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरा नया नया चैनल है और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को और अच्छे से अच्छे इस तरह की शिक्षा देने की, और बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, कहीं पर 2 रुपये का भी खर्चा नहीं हो और सिलेक्शन आपका फटाक से हो जाए, चाहे टेट हो चाहे सीटेट जैसे एग्ज़ाम हो। और धीरे धीरे करके हम सुपर टेट या अदर स्टेट की टेट, ये सारी वीडियो, इन सभी का कंटेंट और इन सभी को फ्री वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल एक एक्यूरेट वीडियो जहाँ से कोई बकवास नहीं, कोई चीज़ें नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो भी काम की चीज़ें हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक तभी करना, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी। यदि वीडियो अच्छी ना लगी हो तो लाइक मत करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो हमारी साइंस की होगी या EVS की होगी, अगर हो पाएगा तो करवा देंगे। हमने पेडागोजी की बात की थी, सारी की सारी पेडागोजी हमने कंप्लीट करवा दी है। और देखो आगे भी मैं कोशिश करूँगा साइंस की वीडियो लाऊँ, मैथ की वीडियो लाऊँ, या किसी भी जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं थोड़े थोड़े EVS वगैरह के, तो ला सकता हूँ अभी भी आप लोगों के लिए। ठीक,
फिलहाल में दोस्तों कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और कमेंट में त्रुटि का जरूर नाम बताएं कि क्या गलती हुई, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।